शुक्रिया मैम, मुझे आमंत्रित करने के लिए, मौका देने के लिए और आप सबों के बीच अपने विचारों को रखने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे आपसे और आपको हमसे दोनों को एक दूसरे से सीखने का और जानने का मौका मिले। बहरहाल मैं 3 बच्चों का पिता हूं, 2 बेटियां 1 बेटी। कंसेप्ट थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है। एक मेरी बड़ी बेटी है, उसके बाद एक छोटा बेटा है और सबसे छोटी बेटी है। मुझे लगता है कि हम सब अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के जितना चिंतित रहते हैं, उससे कहीं ज्यादा बच्चों की पेरेंटिंग को लेकर हम सब लोग जितने चिंतित रहते हैं, उससे कहीं ज्यादा चिंता इस बात की होनी चाहिए कि पेरेंट्स खुद को लेकर कितना सजग हैं। मेरा मानना है कि बच्चों से ज्यादा बच्चों के माता पिता को समझाए जाने की जरूरत है। अक्सर हाँ मामलों में हमने देखा है कि बच्चों के माता पिता ही बच्चों की किस किस्म की परवरिश है उसके लिए उत्तरदायी हैं। जैसा कि मैडम अभी बता रही थी, बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं, जो वो सीखते हैं। अमूमन हम सब अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि मेरा बच्चा 99%, 98%, 97% जबरदस्त मार्क्स लाए, क्लास में फर्स्ट करे। फर्स्ट तो एक ही बच्चा करेगा, सब तो कर नहीं सकते। तो बच्चों के ऊपर ये बिल्कुल मत थोपिए कि आपका बच्चा फर्स्ट ही करे और 99% लाए, 98% लाए, तभी जाकर के आप संतुष्ट होंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत अपने अनुभव का बता दे रहा हूं। अगर आपका बच्चा 98%, 99%, 97% ला रहा है तो यकीन मानिए सावधान हो जाइए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आपने से किसी का बच्चा 99% लाया तो नहीं है? नहीं, मैं सच कह रहा हूं कि अगर बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 97%, 98%, 99% ला रहा है और फिर उसके ऊपर आपका लगातार दबाव बना हुआ है, बोझ बना हुआ है कि इसी परफॉर्मेंस को बच्चा आगे भी मेंटेन करे, तो स्वाभाविक है कि बच्चे का जो नैसर्गिक विकास है वो रुकेगा। बच्चे को ओवरऑल मास्टरमाइंड बनाइए। आप देख लीजिए, भारत की सबसे कठिन परीक्षा है यूपीएससी की परीक्षा, आईएएस की परीक्षा, कमीशन की परीक्षा, चाहे वो स्टेट की हो या यूपीएससी की हो। 90% मामलों में आप देख लीजिएगा, शायद ही कोई बच्चा को 90% मार्क्स उसके 12th या मैट्रिकुलेशन में आए होते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे मैट्रिकुलेशन में 64% मार्क्स आए थे, 64%। इंटरमीडिएट में मैं सही बता रहा हूँ, 99 में मेरा मैट्रिकुलेशन था, 64% मार्क्स आए थे। इंटरमीडिएट में मैं बहुत सीरियस था कि मुझे बिल्कुल अपने आप में विश्वास था कि मैं फिजिक्स में फेल कर जाऊंगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास था कि मैं फिजिक्स में फेल कर जाऊंगा। इसके बाद भी किसी तरह पास कर गया और मुझे 54% मार्क्स आए इंटरमीडिएट में। कुछ ऐसे अवांछित दबाव थे, वो दबाव सामाजिक भी होते हैं, वो दबाव पारिवारिक भी होते हैं, जिसके चलते मुझे आईआईटी की तैयारी करनी पड़ी। ये हर परिवार में होता है, आप सबों के साथ भी हुआ होगा। आप ये सोच के लीजिए कि जिस बच्चे को 54% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ इंटरमीडिएट में आ रहे हो, अगर उसे आईआईटी की तैयारी करनी पड़े तो ये एक किस्म की, हर किस्म की बेवकूफी है। इसके बाद भी मैंने आईआईटी की तैयारी की और 1 साल तक अपने घर वालों को अपने होशो हवास में अच्छी तरह से धोखे में रखा कि मैं आईआईटी पास कर लूंगा। मैं 1 साल तक इसमें सफल भी रहा। मेरे घर वालों को यही उम्मीद की थी, कि विश्वास भी था कि मैं आईआईटी निकाल लूंगा। तो
कंप्लीट 1 साल तक मैंने अपने घर वालों को धोखे में रखा। IIT की परीक्षा में लगी थी, मुझे याद है संभवतः 2002 में मैंने 2002 में IIT की परीक्षा दी, और वो पहला साल था उस समय का जब IIT ने फेल्योर कैंडिडेट्स का भी रैंक निकालना शुरू किया था। उसके पहले फेल कैंडिडेट्स का रैंक नहीं दिया जाता था। वो पहला साल था जो कैंडिडेट फेल होता था उसका भी रैंक दिया जा रहा था। मुझे अभी भी याद है, मेरा रैंक 1,75,000 कुछ था उस साल। उसमें बहुत कम लोगों का सिलेक्शन भी हुआ करता था, बमुश्किल 2,500-3,000 सीटें हुआ करती थी, और मेरा रैंक 1,75,000 कुछ था। इसका एक कतई मतलब नहीं था कि मैं एक बेहद खराब स्टूडेंट था। अब गंभीर विमर्श यहां से शुरू होता है। मैट्रिकुलेशन में 64%, इंटरमीडिएट में 54%, IIT में 1,75,000 के आसपास का रैंक। इन चीजों से ये माना जा सकता है, कोई भी ये मान सकता है कि स्टूडेंट बहुत ही घटिया, बहुत ही वाहियात दर्जे का होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सच पूछिए तो मेरी रुचि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में थी ही नहीं। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि V = ओमेगा क्यों होता है। मुझे नहीं अच्छा लगता था कि S = क्यों होता है, या हो भी जाता हो तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन मेरी बहुत रुचि थी साहित्य में, संस्कृत में, हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, उर्दू साहित्य में मेरी रुचि थी। रुचि इस हद तक थी कि संस्कृत के MA में पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़नी होती थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी का जो ओरिजिन है, व्याकरण का जो ओरिजिन है, कोई भी व्याकरण ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, पाली ले लीजिए, प्राकृत ले लीजिए, इससे भी व्याकरण का उद्भव शुरू होता है पाणिनि की अष्टाध्यायी से। वो एक सूत्रात्मक ग्रंथ है जिसको बहुत कम यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर बचे हैं। बहुत कम लोग पढ़ा पाते हैं पाणिनि का अष्टाध्यायी, यानी पढ़ने वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो इतना दुरूह और इतना साइंटिफिक, हाईली साइंटिफिक ग्रंथ है। मुझे उस किताब में इतना चस्का लगा, इतना मजा आया कि एक बार जब उस किताब को मैंने पढ़ना शुरू किया, पाणिनि की अष्टाध्यायी, तो लेट नाइट तक मैं 3 बजे तक, 4 बजे तक पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़ता रहता था। संस्कृत के MA में एक किताब थी साहित्य दर्पण, मुझे बड़ा अच्छा लगता था साहित्य दर्पण पढ़ना। मैं पापा से करता था IIT की तैयारी और पढ़ता था साहित्य दर्पण, पाणिनि का अष्टाध्यायी, मुझे अच्छा लगता था। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री की किताबें जची नहीं, संस्कृत साहित्य की किताबें बहुत अच्छी लगती थी। हिंदी लिटरेचर में चाहे वो प्रेमचंद हो, निराला हो या मुक्तिबोध हो, शायद ही कोई किताब थी जो मेरे नजरों से बची थी। मैंने सबको पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब देखिए, गार्जियन नाराज होते इसीलिए थे कि मुझे कहा गया IIT की तैयारी के लिए, और मैं पढ़ रहा था प्रेमचंद का गोदान, प्रेमचंद का निर्मला, सेवा सदन। एक ग्रामीण किस्म के परिवेश में, इस किस्म के माहौल में पारिवारिक ताने बाने में उलझनों का आना स्वाभाविक है। मेरे साथ भी हुआ। लगभग सबने कह दिया कि इससे कुछ हो नहीं पाएगा। लगभग सबने कह दिया कि इससे कुछ हो नहीं पाएगा, घर का नाम बेकार करेगा, पढ़ाई लिखाई इसके मुद्दे की बात है नहीं। लेकिन इसके बाद मजबूरी में जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो हुआ कि भाई अब चूंकि घर में पठन पाठन का माहौल था, तो अब क्या किया जाए। तो घर वालों ने कहा कि इसको सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में है, वहाँ एंट्रेंस टेस्ट होता है। मैंने कहा कि ज्योग्राफी ले लेते हैं। ज्योग्राफी मेरी रुचि का विषय था, मुझे अच्छा लगता था, ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगता था। अच्छा क्यों लगता था? अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि पापा ने बचपन में ही ज्योग्राफी के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया था, बहुत कुछ पढ़ाया था, इसीलिए मुझे अच्छा लगता था। और काहे बेकाहे बहुत सी भूगोल की किताबें मैंने पढ़ रखी थी। जब मैंने ग्रेजुएशन के लिए सेंट जेवियर्स में टेस्ट दिया, उसके पहले मैंने इंटरमीडिएट में, मैंने आपको बताया कि साइंस पढ़ रखा था,
तो भूगोल से नाता पड़ा नहीं पिछले 2-3 सालों में। जब टेस्ट दिया मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज का, तो तकरीबन 6000 बच्चे थे जिन्होंने ज्योग्राफी से परीक्षा दी थी, एंट्रेंस टेस्ट। सेंट जेवियर्स एक मिशनरी कॉलेज है, 120 सीटें वहां पे थी, जहां जिसमें से लगभग 80 सीटें कन्वर्टेड क्रिश्चियंस के लिए आरक्षित थी, मिशनरीज के लिए आरक्षित थी। यानी लगभग 6000 में से केवल 40 बच्चों का सिलेक्शन होना था। मैंने परीक्षा दी, मैं ही टॉप कर गया। और मुझे ये समझ उसके पहले तक मुझे भी विश्वास था कि मैं बहुत ही बेवकूफ किस्म का लड़का हूं। साइकोलॉजी और मेंटालिटी को समझिए। परिवार वाले और मुझे खुद विश्वास था कि सच में मैं बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं आता कुछ बहुत ज्यादा, और ये जो भी पढ़ा करता हूँ ये फालतू की चीजें पढ़ा करता हूँ क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन जब ज्योग्राफी का इंट्रेंस टेस्ट मैंने दिया था तो मुझे 100 में 96 मार्क्स आए, और क्वेश्चन देख के मुझे लगा कि इतना सरल क्वेश्चन क्यों पूछ दिया, इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछ दिया। मुझे लगा सबके इतने मार्क्स आए होंगे क्योंकि उसके पहले मैंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं, मैं पहली बार रांची गया था। उसके पहले तक एक ऐसे गांव में रहा करता था जहां ना कोई बिजली थी, ना सड़क था, ना रेडियो था, ना मोबाइल था, ना टीवी था, कुछ भी नहीं था, बस पापा की पढ़ाई थी। तो 100 में जब 96 मार्क्स मेरे आए और मैं ज्योग्राफी में टॉप कर गया, और एंट्रेंस टेस्ट में मुझे ऑप्शन दिया गया कि आप मॉर्निंग सेक्शन में लेना चाहेंगे या इवनिंग सेक्शन में, तब पहली बार मुझे रियलाइज हुआ जितना बेवकूफ मैं खुद को समझता था उतना बेवकूफ मैं हूं नहीं। और साथ में मेरे घर वालों को भी रियलाइज हुआ बहुत बेवकूफ नहीं है। उसके बाद फिर दिल्ली चला गया कमीशन की तैयारी के लिए। कमीशन की तैयारी के क्रम में भी हम 13 दोस्त थे, 13 में से एक का सिलेक्शन होता चला गया, मैं वहीं का बिगड़ गया, मेरा सिलेक्शन हो नहीं पा रहा था। बाकी सब एक एक करके। अच्छा, मैं ऐसा तो नहीं कि टाइम अनावश्यक जाया कर रहा हूँ अपनी कहानी सुना करके, मतलब ये कहानी अगर रिलेवेंट, मुझे लगता है कि ये कहानी रिलेवेंट है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। मैं अपनी कहानी सुनाने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, ये कहानी संभवतः रिलेवेंट है इसीलिए मैं सुना रहा हूँ। तो फाइनली जब वहां गया तो एक एक करके सबका सिलेक्शन होता चला गया। हम 2 दोस्त वही रह गए और फाइनल मेरा भी हो गया। आपके सामने हूं, सफलता मिल गई। अब 2 शब्दों को समझिए जो आपके बच्चे के संदर्भ में प्रासंगिक है। एक शब्द है सफलता, एक शब्द है सार्थकता। बहुत से बच्चों में, बहुत से पेरेंट्स में अपने बच्चों की सफलता को लेकर बहुत जिद होती है। मुझे भी है, बेशक मुझे भी है, लेकिन वो जिद कई बार घातक हो जाती है। अब मान के चले कि आप अपनी बच्चे की सफलता के पीछे, आप अपने बच्चे के परसेंटेज के पीछे इस हद तक जिद्दी हैं कि 99% से कम आप एफोर्ड नहीं कर सकते। अब तो बच्चा 99% लाता गया, आपके दबाव में आगे बढ़ता गया, जहां गया वो टॉप किया, और टॉप करते करते आपने जो उससे चाहा वो हासिल करता गया आपके लिए। फिर फाइनली वो IIT निकाल लिया, IIM निकाल लिया, बड़ी अच्छी कंपनी में उसका प्लेसमेंट हो गया, वो फॉरेन चला गया, फॉरेन में आलीशान जिंदगी जिया। आपके हाथ में क्या है? ठेंगा। आपको क्या मिला? यकीन मानिए कुछ नहीं मिला। कि हम लोग के पास बहुत सारे फोन कॉल्स फॉरेन से आते हैं जिनके माता पिता अंतिम अवस्था में होते हैं या जिनके माता पिता गुजर गए और फॉरेन से उनके बच्चे कॉल करते हैं। अब तो कंपनियां भी खुल गई हैं, टेंडर भी शुरू हो गया है। ये शायद आपकी जानकारी में ना हो, अगर नई कंपनी में भी आई है जो इसी किस्म के बेवकूफ बच्चों के पिता का अंतिम संस्कार तक का ठेका लेते हैं। यानी बच्चा विदेश में है तो वहां से फोन करता है कि आप पिता का दाह संस्कार करवा दीजिए, जो भी क्रिया का पता करवा दीजिए, पैसा हम यहाँ से भेज देते हैं। अब ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हम सब उसी कतार में हैं। अब जब भी अपने बच्चों से 99% पाने का दबाव रखें तो कृपया अपने अंतिम संस्कार को भी याद करें।
एक ऐसे यांत्रिक माहौल में, एक ऐसे मशीनी माहौल में जहां बच्चा आपका ही नहीं हुआ, वो आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, बड़ा प्लेसमेंट कमा ले, फॉरेन चला जाए, जब बच्चा आपका नहीं हुआ तो आपका तमाम जिद, आपका तमाम परिश्रम किस काम का बेकार है। तो आपके बच्चे का एक अच्छे पोस्ट में चला जाना, ये उस बच्चे की और आपकी सफलता। बेशक आप सफल माने जाएंगे, पड़ोसियों के बीच आपकी कद्र होगी कि आपके बेटे को 22 लाख का प्लेसमेंट मिल गया, अच्छी कंपनी में मैनेजर बन गया। पड़ोसियों से काफी हद तक आप पड़ोसियों को जलन दे सकते हैं, ईर्ष्या दे सकते हैं, इस मामले में आप पढ़ाई के पात्र हैं। लेकिन वो बच्चा जब आपका नहीं हुआ तो ये सफलता केवल सफलता है। इससे बेहतर ये है कि आपका बच्चा जीवन में सामान्य एक अच्छा जीविकोपार्जन अर्जित कर ले, एक अच्छा जीविकोपार्जन का ठीक ठाक स्रोत ढूंढ ले और वो अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, सबके प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझे। तो ये तभी संभव है जब सफलता के साथ संस्कारों का भी समावेश होगा। बड़ी सीधी सी बात है, सफलता में जब संस्कार समाहित होंगे तो उसे कहते हैं सार्थकता। सफलता बच्चे की निजी होती है, सार्थकता सामाजिक होती है। सफलता वैयक्तिक है, सफलता एक इंडिविजुअल वर्ड है, सक्सेस इज जस्ट एन इंडिविजुअल वर्ड। लेकिन सार्थकता एक सामाजिक शब्द है और वो तभी संभव है जब आप बच्चों में संस्कार दे पाए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां अपने पारंपरिक और सनातनी संस्कारों से हम दूर चलते चले जा रहे हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे माता पिता की इस स्थिति में, लेकिन अपने बच्चों से पूरी उम्मीद पालते हैं कि हम जब बड़े हों तो बच्चे हमारे बने। संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। छोटी छोटी चीजों में जब बच्चों को संस्कार आप नहीं सिखाएंगे तो वो बच्चे कभी भी आपके नहीं होंगे। मेरा आप सबसे निवेदन यही है कि सबसे पहले बच्चों को अपना बनाइए। जब बच्चे आपके अपने बनेंगे तो फिर उनका विकास भी होगा, वो सफल भी होंगे, वो सार्थक भी होंगे। तेजाबो स्कूल के बारे में जहां तक प्रश्न है, मैंने यहाँ पे, मेरा बेटा भी यहाँ पे पढ़ता है, जिस बारीकी के साथ बच्चों की परवरिश या बच्चों को जिस बारीकी के साथ यहाँ पे अनुशासन और संस्कार के साथ शिक्षा दी जाती है, वो निश्चय ही पूरा स्कूल प्रबंधन बधाई का पात्र है। मैं चूंकि खुद मेरा पूरा घर एक शिक्षक ही रहा है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा बेटा इससे पहले किसी और स्कूल में पढ़ता था, वहां से हटा करके हम उसको यहाँ भेजे और मुझे ये महसूस हुआ कि भेजने के बाद ये बात सही है कि मेरे बेटे को कभी 90% नहीं आया और मुझे बड़ा डर लगता है कि 90% आ न जाए। और मैं अपने मिशन में अब तक कामयाब रहा हूँ। मैडम हमेशा प्रेशर देती है कि बच्चा आपका अच्छा नंबर नहीं ला रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा अच्छा नंबर नहीं ला पा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, तो ठीक है, 80%, 85%, 70% ले आ रहा है। जब उसकी इच्छा करेगी, जब उसको लगेगा कि अब गियर चेंज करना है, वो चेंज कर देगा। बच्चे में ये कॉन्फिडेंस दीजिए। गियर जब तक आप अपने हाथ में रखेंगे, स्टीयरिंग जब तक अपने हाथ में रखेंगे, तब तक बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो नहीं पाएगा। छोड़िए अपना उसको लाने के लिए 70%, 80%, 85% जो भी है, लेकिन हाँ, साथ में एक चीज जरूरी है। हो सकता है कि मैडम वार्निंग हमको दे रही होंगी कि आप पेरेंट्स को लापरवाह बना रहे हैं, लेकिन एक बड़ी चीज जरूरी है कि स्कूल जाने के बाद जो भी शिक्षा दीक्षा, जो भी पठन पाठन स्कूल में कराया जा रहा है, घर आने के बाद बच्चों को देखना जरूरी है। बच्चा दिन भर स्कूल में क्या किया। एक टेंडेंसी देखी जा रही है कि बच्चे को स्कूल में डाल देने के बाद
पेरेंट्स ये मान लेते हैं कि हमने टेंडर दे दिया, ठीक है, हमने दे दिया है, स्कूल समझिए। ये प्रवृत्ति गलत है। बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए स्कूल उतना ही जिम्मेदार है जितना कि आप जिम्मेदार हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझे, हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझे, तो केवल स्कूल के बूढ़े बच्चों का सर्वांगीण विकास कभी संभव नहीं। ये एक मीथ है कि किसी बहुत बड़े स्कूल में देने के बाद बच्चे का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए। पेरेंट्स को जागरूक और सजग रहने की डेफिनेटली आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है। यह भी संभव है कि आपके अगर 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों तो दोनों बच्चों का परफॉर्मेंस आपको ऐसा महसूस होता है कि सही नहीं है। एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और दूसरा बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है। जो बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है उसके पीछे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे के साथ खेलिए, कूदिए, फिर से वही बात है कि वो अपना कर लेगा। अब इतने ऑप्शंस हैं, इतने सारे विकल्प अब हैं कि बच्चों को केवल सही नरिशिंग की जरूरत है, बच्चों को सही परवरिश की जरूरत है। जो बहुत संभव है कि दोनों बच्चों का अलग अलग एक्सपर्टिज्म हो, दोनों बच्चों की अलग अलग किस्म की मेधा हो, अलग अलग किस्म की बुद्धि हो। जैसे मैं खुद ही अपने बारे में कह रहा हूँ, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में सच में कुछ पता नहीं चलता था, जबकि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट थे, इतिहास, भूगोल, नागरिक, मुझे बहुत अच्छा लगता था, साहित्य में मेरी बहुत रुचि थी। तो आपके बच्चों के साथ भी मुमकिन है। बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेट किए जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये भी बात सही है कि जितना भाषण मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिकली मैं भी उतना कर नहीं पाता। कई बार मैं भी अपने बच्चों के साथ वैसा कर जाता हूँ जो नहीं करना चाहिए, तो शायद अनऑफिशियल हो। सीबीएसई कहता है या अब नया पाठ्यक्रम है वो कहता है कि बच्चों को बिल्कुल मारना नहीं चाहिए, बच्चों को बिल्कुल पीटना नहीं चाहिए। और कई बार पेरेंट्स बड़े नाराज भी हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को मार कैसे दिया। इस मामले में मेरा व्यक्तिगत विचार है। मेरा बिल्कुल ये विश्वास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल प्रबंधन हमसे सहमत हो या आप हमसे सहमत हो। बच्चे बिल्कुल अदरक की तरह होते हैं, जितने कूटे जाते हैं उतने ही टेस्टी। चाय में अदरक जितनी कूटी जाती है, चाय उतनी ही टेस्टी बनती है। बच्चे उसी हद तक सुधरेंगे जिस हद तक कूटे जाएंगे। ये भ्रम मेरे ख्याल से बच्चों को बिल्कुल फूलों का गुलदस्ता न बना दें कि कोई छू दे और वो कुंदा जाए। बच्चों को टफ बनाए, निर्णय लेने दें ताकि वो अपने हिस्से के निर्णय ले सके। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कई बातों से आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी। हालांकि असहमत भी होंगे तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।